हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। लास्ट वीडियोस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन एक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है वो किस किस को मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक, तो उसके लिए एसेट कितने चाहिए, उसके लिए इनकम कितनी चाहिए, तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमने लास्ट 4 वीडियोज़ है उसमें पढ़ा। तो वो जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो, तो वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 4 वीडियोस हैं, ये 5th वीडियो है मेरा ईडब्ल्यूएस के ऊपर, इकोनॉमिक विकर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि टाइम टू टाइम क्या हुआ, कोई एप्लीकेंट्स जो है उनको कोई चीज़ों में क्लियरेंस नहीं मिली, कहीं पे उनको प्लाट साइज में, कहीं पे उनको रेजिडेंशियल हाउस के बारे में, जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ इनकम के बारे में, जहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हुए, डिफरेंट क्वेरीज अराइज हुई अलग अलग कैंडिडेट्स की। तो वो जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन जो है वो जो है डिपार्टमेंट हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स, डीओपीटी जिसको हम बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के अंडर। ठीक, इसने क्या किया, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। उसका ऑफिस मेमोरेंडम का जो नंबर है वो है 36,039, मतलब 36039/1/2019, 2019 यानी कि 2019, मतलब 36,039/1/2019 इस्टेब्लिशमेंट। ये एक आर्डर उन्होंने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में। इस ऑफिस मेमोरेंडम जो था, इसमें डीओपीटी ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक मेमोरेंडम के रूप में कोशिश करी कि पैरावाइज रिप्लाई देने की कोशिश की। डिफरेंट जो कंडीशंस अराइज होती थी, जहाँ क्वेरीज जो अराइज होती थी, जहाँ ऑब्जेक्शंस मतलब कैंडिडेट को लगता था क्या क्वेश्चन जो कैंडिडेट राइज करते थे, जिसे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो वो राइज होते थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से राइज हुए। बच्चों ने हो सकता है ईमेल्स भी डाली होंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, ओएम कर बोलेंगे उसको आगे हम। ठीक है, डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स ने, डीओपीटी ने क्या किया, 2019 में एक 31 जनवरी 2019 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला। क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे इसकी उसके ऊपर, ईडब्ल्यूएस के ऊपर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोशिश करी जवाब देने की। ठीक है, ओएम जो है ये निकला 31 जनवरी 2019 को। तो इसी ओएम के बेसिस के ऊपर क्या किया गया कि डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक फैक्ट्स की लिस्ट निकाली, क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकाली। ठीक है, सभी चीफ सेक्रेटरीज को, सब मतलब जो भी स्टेट्स की गवर्नमेंट थी या यूटीज थी, उनको क्या निकाली है, 19 सितंबर 2022 को एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट निकाली। उसी फैक्ट के ऊपर यानी कि ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो भी क्वेश्चन राइज होते हैं, फैक्ट्स यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द क्लियरेंस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसको हम पढ़ेंगे इन वीडियोस में। जो आने वाला 1 या 2-3 वीडियो जितने भी बनेंगे इसके ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज हुआ यहाँ पे वो है, इफ द लैंड अवलीग प्रॉपर्टी मोर देन थ्रेशहोल्ड लिमिट, मतलब अगर किसी आदमी की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा है किसी थ्रेशहोल्ड लिमिट से, यानी कि ज़मीन जो है वो 40 कनाल या 8 एकड़ से ज़्यादा है, is in the name of parents and there are more than one child and the property has not been distributed, then in that situation can one of the children apply for EWS criteria, EWS certificate। कहने का भाव जो है, कहता है कि अगर मान लो कि एक पेरेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है, यानी कि 40 कनाल से मान लो उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और उसके 2 बच्चे हैं, मतलब जो कैंडिडेट है वो 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उनके बच्चों के बीच में डिवाइड हो जाए, और डिवाइड माना जाए उसको, यानी कि अगर 2 बेटे हैं तो फादर की जो प्रॉपर्टी है मान लो 42 कनाल से है, 40 कनाल से एक्सीड होगी। अब 2 भाई हैं वो, तो बच्चे जो है, जो एप्लीकेंट है और उसका दूसरा भाई, अब दोनों के हिस्से में फ्यूचर में आएगी वो 21 कनाल, 42 कनाल है मानो,
तो 21 कनाल आएगी। तो अब एक एक हिस्से में आएगी 21 कनाल, ठीक। तो लेट अस अज्यूम, तो उसका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा सोचेगा कि मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा क्योंकि मेरे हिस्से में 21 कनाल ही आएगी। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्रेश जो प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी वो होगी फैमिली की। अनडिवाइडेड जो फैमिली होगी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैलकुलेट होगी, यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी उस केस में। टोटल जब तक डिवाइडेड नहीं है, जब तक वो पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स लाइव है, तब तक वो प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी काउंट होगी, यानी कि उसको 42 कनाल ही माना जाएगा। और वो एक्सीड करती है लिमिट को, इस केस में उस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है, ठीक। तो रिप्लाई जो है वो है कि फैमिली जो डिफरेंट लोकेशन में अभी अगर उसके पास जगह है तो भी क्या होगा, उसको कैलकुलेट करके, उसको टोटल करके जितना भी बनेगी उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि सम टोटल अगर 2-3 जगहों पे भी प्रॉपर्टी है उसको भी सम टोटल करके निकाला जाएगा कि इतनी प्रॉपर्टी बनती है। मतलब थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि अनडिवाइडेड फैमिली के केस में वो जो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी वो इकट्ठी मानी जाएगी, ठीक। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो उनके बीच में डिवाइड होगी, वो अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं माना जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है इन केस एग्रीकल्चर लैंड अवलीग रेजिडेंशियल फ्लैट, मतलब एग्रीकल्चर ज़मीन, रेजिडेंशियल उसका फ्लैट प्लॉट, अ पेरेंट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट अवलीग डिस्ट्रिक्ट और विद इन द सेम स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ऑल सच लैंड अवलीग प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड और नॉट। तो वो कहता है कि अगर पेरेंट्स के पास कोई फ्लैट है, प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या वो डिफरेंट स्टेट्स में हो सकती है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, तो डिफरेंट हो सकता है एक ही स्टेट में अलग अलग गाँव में हो। तो क्या जो उसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए, मतलब थ्रेशोल्ड बनाने के लिए, टोटल एसेट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए, क्या वो पूरी प्रॉपर्टी क्लब होगी कि नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स, जो आंसर है वो यस है, क्योंकि जहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी मतलब उनके नाम, उस फैमिली के नाम, किसी के नाम, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, क्लब होगी, ठीक है। एक केस हो सकता है कि अगर उसकी फैमिली में से कोई सिबलिंग जो है, भाई जो है, वो सेपरेट रह रहा हो, ठीक है, सेपरेट रह रहा हो और उसकी सेपरेट उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वो इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन जो फादर की प्रॉपर्टी है वो उसमें इंक्लूड होगी, चाहे वो कहीं पे भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी तहसील में है, किसी भी स्टेट में है, ठीक है, किसी भी यूटी में है, तो वो जब EWS के एसेट्स देखे जाएंगे तो वहाँ पे उसको क्लब किया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डज द रेजिडेंशियल फ्लैट अब्लीक प्लॉट एज क्लासिफाइड इन पैरा नंबर 4.1 ऑफ DOPT वही जो मैंने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो इसका जो OM आया था उसके 4.1 में मेंशन किया गया इसके बारे में कि रेजिडेंशियल प्लॉट और फ्लैट जो है, ठीक है, अगर उनमें से क्या उनमें बहुत कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसमें आएगी, यानी कि मकान, जब प्लॉट का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसके पास हो सकता है आदमी के पास एक दुकान भी हो, ठीक है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो रिप्लाई क्या है, वो कहता है कि रिप्लाई है कि जो ये 4.1 OM है, OM का मैं कोशिश करूँगा इसका PDF जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप कोशिश करिएगा कि डाउनलोड करके, अगर किसी ने इसको अच्छे से जानना है, डाउनलोड करके अपने सामने रख लीजिएगा ताकि उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो कहता है कि ये बात करता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, कौन, ये वाला पैरा 4.1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सक्लूड कर दें तो वो भी इनजस्टिस होगा। जब स्लैब मेजर की जाएगी या एरिया मेजर किया जाएगा, उस केस में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का स्लैब होगी वो भी मेजर उसमें की जाएगी। दो उसको मतलब कहने का कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी एरिया मेजर किया जाएगा बाइल कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्लैब या एरिया ऑफ प्लॉट जो भी है उसको भी बीच में क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विल द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स not distributed among the parents of applicant be counted toward calculating the assets held by the parents of applicant for purpose of income and asset certificate।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर मान लो कोई एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेंट हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर जिंदा हैं, तो मेरे फादर जो है उनके ब्रदर्स भी हैं जिंदा हैं, मतलब उस केस में प्रॉपर्टी जो है वो ग्रैंडफादर के नाम है मान लो। तो अनडिवाइडेड फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। उस केस में देखा जाएगा कि फादर की प्रॉपर्टी जो है उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स की अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को नहीं देखा जाएगा। अगर कहीं ग्रैंडफादर ने क्या किया हो, बाई गिफ्ट डीड के जरिए अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी हो, तो वो भी किसके पास आ गई, वो पेरेंट्स के पास आ गई। उस केस में उस प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, क्योंकि वो उस केस में क्या होगी, पेरेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट के पास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ग्रैंडफादर ने पेरेंट को प्रॉपर्टी नहीं दी है, ग्रैंडफादर के नाम है, तो उस केस में ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है एज पर दिस एक्ट जो है ईडब्ल्यूएस का जो एक्ट है, इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं आते हैं। उसमें सिर्फ क्या आता है, एप्लीकेंट आता है, एप्लीकेंट की के मदर फादर आते हैं, उसके बाद उसका भाई बहन आते हैं जो 18 साल से कम हो, ठीक, उसकी वाइफ आती है, ठीक है, और उसके जो बच्चे जो है अगर वो भी 18 साल से छोटे हैं तो वो आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंडर ईडब्ल्यूएस जो एक्ट है, इसके अगर अंदर इसके प्रीव्यू में अगर फैमिली की डेफिनेशन की बात करें तो एप्लीकेंट जो खुद, उसके मदर फादर, उसकी वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, और उसके सिबलिंग्स या चिल्ड्रन जो बिलो हैं 18 साल से 18 साल की उम्र से कम, वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। 18 साल से अगर ज़्यादा बड़ा कोई भाई है या बहन है वो भी उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगी, अगर वो सेपरेट रहते हैं कहीं तो। दूसरा, दादा दादी जो है ग्रैंड मदर फादर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। ईडब्ल्यूएस के अंडर दादा दादी जो है वो उसकी फैमिली में नहीं आएंगे, तो दादा की प्रॉपर्टी इसमें कैलकुलेट नहीं होगी, फादर की प्रॉपर्टी इसमें कैलकुलेट होगी अनडिवाइडेड फैमिली में अगर ग्रैंडफादर जिंदा है तो ये थे 4 क्वेश्चन इसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगर मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।